तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आज 19 मार्च की जो तीनों शिफ्ट थी उसका आज हम कंपनी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देखोगे हम पहले टॉपिक बताएंगे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न बताएंगे, फिर उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बताएंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में 2 से 3% आसानी से सही करके दे सकता है। जैसे ही बैंकिंग, रेलवे, कौन सा भी एग्जाम दो आपको 2 या 3% आसानी से वो क्वेश्चन मिलेंगे जो 4 से 5 बार रिपीट हो रखे हैं, उनको ही हमने अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि आपको 100% एनालिसिस के साथ साथ वो क्वेश्चन भी मिल सकें जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहे। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के विक्षेपण से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो स्पेक्टर का निर्माण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो विक्षेपण के कारण होता है। समझ में आया? अगर और इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे विबिग्योर। विबिग्योर विक्षेपण के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है। बैंगनी का मतलब वॉयलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज और लाल रेड होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वो रेड की होती है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? वो वॉयलेट बैंगनी की होती है। ठीक है, इसमें देखोगे आप सबसे अधिक झुकाव बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जिसका झुकाव सबसे ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। ठीक है, समझ में आया ना? सबसे कम झुकाव, जिसका कम झुकाव उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी। लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसका मतलब होता है, इसलिए इसे हमेशा इमरजेंसी में यूज किया जाता है, क्योंकि जो रेड कलर है वो सबसे अधिक मात्रा में लोगों को दिखाई देता है। इसलिए समझ में आया ना? और जो वॉयलेट है वो हमेशा इसलिए कभी भी जो खतरे की सिग्नल उसमें नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो 100 से 200 मीटर की दूरी पर भी विचलन कर जाता है। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बायोलॉजी में क्लोरोफिल और मैग्नीशियम से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जो सीधे प्रकाश संश्लेषण में हमें हेल्प करता है? तो वो अपने मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम, इसे Mg2+ के नाम से जाना जाता है, आयन होता है। ठीक वैसे ही रक्त के हीमोग्लोबिन के केंद्र में भी लोहा होता है। तभी तो अपन कहते हैं ना यार, कभी कभी जब अपना जो ब्लड है उसमें अगर आयरन की कमी हो जाती है, अपन नहीं कहते मैं आयरन की गोली ले रहा हूँ। आयरन का मतलब उसमें लोहे की कमी हो जाती है। समझ में आया ना? ठीक है, पौधों में मैग्नीशियम की कमी के कारण जो पत्तियां होती है वो पीले पड़ने लग जाती है, जिसे क्लोरोसिल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है, जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है पौधों के अंदर तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्लोरोसिल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इतिहास में भूगोल से। दौलताबाद का जो किला था ना उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? तो उसमें सभी को दे रखा था, एकमात्र दिल्ली का मकबरा था वो नहीं था, तो इसका आंसर दिल्ली का मकबरा है। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद, जिसे अभी के टाइम में संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल या दक्कन का ताज भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा ताजमहल है उसकी डबल कॉपी के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। दौलताबाद किले के लिए आप देख लो, इसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से यहीं दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक को एक अयोग्य शासक भी माना जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी जो किले की जो अपनी राजधानी कैपिटल चेंज करता रहा, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ भी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भूगोल में बिहार की जो नदियां है उसमें नेशनल हाईवे 57 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पुराना किस प्रमुख नदी को पार करता है? तो वो अपने कोसी नदी को पार करता है। ठीक है, अगर और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखना चाहेंगे तो आप देखोगे कोसी महासेतु, इस पुल के निर्माण में उत्तर बिहार के मिथिलांचल और कोशी क्षेत्र के बीच दूरी काफी कम हो गई है। समझ में आया ना? कोसी नदी के बारे में भी देख लो, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एक वन लाइन में पूछ लेता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो अपने कोसी नदी को कहा जाता है। इसे याद रख सकते हो, ब्याह ब्याह होने के बाद उसे वो लड़की कोसती है। समझ में आया ना? कहा जाता है क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने और विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार मानी जाती है ये नदी। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो
तो आर्टिकल जैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप देखोगे भारत से पाकिस्तान से बाहर प्रवास करने वाले नागरिकों के लिए, मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आ रहे हैं उनके लिए आर्टिकल है, समझ में है ना। और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इसमें। अगर आर्टिकल 7 देखोगे तो यह उन लोगों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत से पाकिस्तान गए हैं और फिर वापस लौट गए हैं, समझे। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए 7 कि हम साथ देना चाहते हैं कि आप जाओ पाकिस्तान, लेकिन 6 का मतलब छोड़ना चाहते हो पाकिस्तान से तो भारत आ जाओगे, इसलिए आर्टिकल 6 छोड़ेंगे हम पाकिस्तान तो भारत आए। 7 देते हम कि पाकिस्तान जाना चाहो तो जाओ, तो 7वां भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, वो जो सौर ग्रह होता है ना उसमें शुक्र ग्रह से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन था शुक्र ग्रह के वातावरण में घने बादल और पीले बादल किस अम्ल से बनते हैं। तो वो अपने सल्फ्यूरिक अम्ल से बनते हैं जिसे H2SO4 के नाम से जाना जाता है। इसमें सही टाइपिंग नहीं हुई, H2SO4 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना चाहेंगे तो आप देखोगे शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कभी कभी ऑनलाइन पूछ भी लेता है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। और इसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें SO2 की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए वो बलबला रहता है, ठीक है। ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका कारण इसके वातावरण में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होना होता है जो ग्रीन हाउस को पैदा करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने आधुनिक इतिहास में द्विवेदी शासन, इसे मतलब डायरकी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन था भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विवेदी शासन प्रणाली लागू की गई है। तो अपने भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा स्टार्ट की गई है। और अगर हम फैक्ट देखेंगे तो 1990 का जो एक्ट था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें आप नोट करोगे तो और देखोगे आप प्रांतों में द्विवेदी शासन 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा इसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में स्टार्ट कर दिया गया था। कभी कभी पूछ लेता है जो द्विवेदी शासन है वो किस एक्ट के माध्यम से स्टार्ट किया गया था और किस अधिनियम के माध्यम से हटाया गया था। तो आप देखोगे 1919 के माध्यम से स्टार्ट, 1935 के माध्यम से केंद्र में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो प्रांतों में था उसे खत्म कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो रेलवे एसएससी क्या करता है कि हमेशा जनगणना और आर्ट एंड कल्चर में पक्का पूछता है क्वेश्चन। तो आप देखोगे भारत में 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान पुरुष और महिला की साक्षरता के बीच अंतर गैप कितना है, मतलब में परिवर्तन क्या हुआ, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप देखोगे कमी है हमेशा, ठीक है। क्योंकि अभी लोगों में बेटी बचाओ बेटी शुरुआत ऐसे बढ़े ना, तो उसमें जो कमी है उनकी गैप में कम आने लगी है, ठीक है। अतिरिक्त इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे 2011 के मुख्य आंकड़े थे। उस टाइम भारत की जो साक्षरता दर, लिटरेसी दर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो 74.4% थी। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है जिसमें 94% लोग साक्षर है, ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता वाला दर 61.8% बिहार है, ठीक है। महिला साक्षरता में पुरुषों की तुलना में अधिक तेजी से सुधार हो रहा है, जिससे यह अंतर लगातार कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो सरकार ने उसके लिए नहीं चला रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे क्या है कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर सर्वाधिक मिल रहा है। अगर लड़कियां समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वो हमेशा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको रखने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि उनको समझाएगी कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार वो जो उनकी जो कमी है, उनके बीच में जो गैप है, उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में सिक्किम से बाढ़ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देख लो, ये करंट अफेयर्स 2023 का पूछा गया था। कभी कभी ये 2-2, 3-3 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ लेती है। तो क्वेश्चन था अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने के कारण किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का बांध पूरी तरह से बह गया था। तो वो तीसरा थर्ड था जल विद्युत परियोजना चुंगथांग थी, ठीक है। अगर हम इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे इसका कारण भी देख लो आप। यह आपदा दक्षिण लहोनक झील के फटने के कारण आई थी, ये हो गया। क्षमता देखोगे तो आप देखोगे तीसरा थर्ड परियोजना की क्षमता 1200 मेगावाट थी, ठीक है। GLOF क्या है,
जिसका पूरा नाम होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लोड होता है, जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील की दीवारों के टूटने से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था। 92 जो संविधान संशोधन होता उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन था 92 और संविधान संशोधन अधिनियम 2003 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो अपने 8वीं सूची में जो 4 नई भाषा शामिल की गई है उससे संबंधित है, जिसे कहते हैं बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली है। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देख लो, ये जुड़ी गई भाषाओं के नाम भी बता रहे हैं कि इसमें बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली हो गया। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है वो तो ये BDSM में इसे याद नहीं करता, ऑटोमेटिक याद कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुल भाषाएं कितनी है कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है कि 8वीं सूची में जो अभी तक कुल टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, पहले कितनी थी? 14 थी, बाकी संविधान संशोधन से 8 नहीं जोड़ी गई। ठीक है, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? वो 14 भाषाएं थी, ये भी बता दिया। कभी कभी पूछ लेते हैं मूल संविधान में कितनी थी, संशोधन के बाद कितनी हुई, और कौन से संविधान से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो राज्य की नीति निर्देशित तत्व से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे कहते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गांधीवाद सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रावधान है? ठीक है, तो वो आर्टिकल 43 के तहत दिया गया है। और जो आर्टिकल 40 और 45 और 47 ये भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप देखोगे ग्राम पंचायत का गठन ये भी गांधीवादी योजना के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 40 में आता है। और आर्टिकल जो 45 में 6 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और देखभाल के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 47 है वो पोषक स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व नशीले पदार्थों से हमें दूर रखने की सलाह के कारण बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इतिहास में सामंत प्रथा थी ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। सामंत प्रथा किससे कहते हैं? तो आप देखोगे मौर्योत्तर काल में के संदर्भ में सामंत कौन थे? तो आप देखोगे अधीनस्थ शासक, सामंती प्रभु जो राजा का राजस्व देते थे और सैन्य सहायता प्रदान करते थे, उन्हें सामंत कहा जाता था। और इसकी अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे उत्पत्ति कैसे हुई। भारत में सामंतवाद के बीच गुप्त काल और उसके बाद के समय में अधिक स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। इसके कार्य भी देख लो, ये स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन संभालने और युद्ध के समय अपनी सेना मुख्य रूप से राजा की सहायता भेजने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मैं इसका शॉर्ट कर बता देता हूँ। आप देखोगे सामंत क्या होते थे? सामंत वह व्यक्ति होते थे जो राजा की सुरक्षा करने के लिए एक गुट बना हुआ रहता था, जो सदैव राजा की सहायता के लिए तत्पर रहता था, उसे सामंत कहा जाता था। बस इतना याद कर लो, खत्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो साइंस में उत्तक मरम्मत से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था मानव शरीर में उत्तकों की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? उसमें विटामिन की आवश्यकता होती है, और विशेषकर जो किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन C की आवश्यकता होती है। अब विटामिन C किस में नहीं पाया जाता? तो वो अपने दूध में नहीं पाया जाता। अगर दूध में पाया जाता तो क्या होता है कि वो दूध फट जाता, क्योंकि विटामिन C होता खट्टा होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रोटीन देख लो, अब यदि विकल्प में प्रोटीन होता तो वह सबसे सटीक उत्तर होता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, कभी बिल्डिंग ब्लॉक से भी पूछ लेता है, बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं? विटामिन C ये कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जो घाव बढ़ने और ऊतकों के जुड़ाव के लिए आवश्यक होता है। विटामिन की देख लो, यह चोट लगने पर रक्त को थक्का जमाने में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर में कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल+ एक कार्य क्या होता है? तो इसमें सभी सामग्री को चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट जो इनसे वो भी बताता है। कंट्रोल+C का मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल+V पेस्ट करना, कंट्रोल+X कट करना, और कंट्रोल+Z क्या होता है अंडू, और कंट्रोल+Y होता है रीडू का होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया था भारत में यूरोपीय शक्ति का जो आगमन हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन था कौन सी यूरोपियन शक्ति भारत में सबसे पहले आई, जो 1498 में आई और सबसे अंत में गई थी 1961 में गई थी। तो वो एकमात्र शक्ति अपने पुर्तगाली थी। ठीक है, और उसे कौन से ऑपरेशन के तहत भगाया गया था वो भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता रखा है। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा, और वो कहाँ से? एक जमूरियन नाम के राजा से मिला था। कभी कभी पूछ लेता है कि जो वास्को डी गामा फर्स्ट टाइम आया था तो किससे मिला था? जमूरियन नामक उपाधि वाले राजा से मिला था। और कब आया था? 1498 में आया था।
ठीक है। और जो इसकी समाधि बना रखी है वास्को डी गामा की, वो कोच्चि केरल में बना रखी है। ये जो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत इसे गोवा और दमन दीव पुर्तगालियों को भगा दिया था। मतलब गोवा और दमन दीव, इनसे जो पुर्तगालियों को आज़ाद कराया था। कौन से ऑपरेशन के तहत कराया था? ऑपरेशन विजय के तहत कराया था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आया नहीं आया? तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता था? तो इन्होंने हराया था अपने न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ोगे कि इसने कब कब हराया था, तो आप देखोगे भारत ने अब तक 3 बार, एक तो 2002 में, 2013 में और 2025 में यह ट्रॉफी जीती थी, ठीक है। और 2013 में भारत ने इंग्लैंड को हराया था, जबकि 2002 में भारत ने श्रीलंका को हराया था। कभी कभी पूछ लेता है कि 2002 में किसको हराया था और 2013 में किसको हराया था, तो आप ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनिक प्रमुख के पदनाम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसके जो पदनाम को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। और अगर इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आया तो लेटीट्यूड गवर्नर के नाम से जाना जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे भारत के राष्ट्रपति एक प्रतिनिधि के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाते हैं। समझ में आया नहीं आया? जो केंद्र शासित प्रदेश अपने 8 जो यूटियाँ है उसमें जो वो जो प्रशासन चलाने के लिए जिस पद का जो भार ग्रहण करते हैं उसे उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखोगे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें उपराज्यपाल का पद होता है जो उसके प्रशासन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो दिल्ली सल्तनत के एकता प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें मैं बताऊंगा एकता प्रणाली किसने स्टार्ट की और उसमें होता क्या है। तो आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की औपचारिक शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अपने शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। अगर इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट पढ़ोगे आप तो आप देखोगे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने पावर को इकट्ठा करके लोगों की मदद करने के लिए वो सेना का इंतजाम किया था। उसने चालीसा जिसे तुर्कान चालगामी दल का गठन किया था। इस चालीसा में क्या होता है इसका भी मैं बताता हूँ। इसमें 40 लोगों का एक समूह का गुट होता है, ठीक है, जिसमें सेनाओं को एकत्रित किया जाता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो 40 गुटों का समूह इसके पास परमानेंट व्यवस्थित रहता था। ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था और बायोलॉजी में भी एकिनोडर्मेटा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, एकिनोडर्मेटा में जल संविदीय तंत्र जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है एक तो चलन और शिकार का पकड़ने का कार्य होता है। जो अपने मुंह को जो चलाने का और शिकार को जो पकड़ने का काम इसके द्वारा होता है। समझ में आया नहीं आया? अगर इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे स्टारफिश इस संघ का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। अगर एग्जाम्पल आया तो उसमें स्टारफिश आ सकता है, ठीक है। यह तंत्र श्वसन और भोजन परिवहन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने आधुनिक भारत में यंग इंडिया पत्रिका जो न्यूज़पेपर है ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जिसे यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है कि संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक अपने महात्मा गांधी जी है, ठीक है। अब इन्होंने इस संघ को क्यों बनाया था इसका कारण भी पूछ लेता है कभी कभी। तो आप देखोगे गांधी जी ने इसका उपयोग अहिंसा और स्वतंत्रता के विचारों को फैलाने के लिए किया था। जैसे जो भी गांधी जी करते थे लोगों की भलाई करते थे और बिना किसी से लड़े लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य करते थे। वो उन सभी कार्यों को लोगों को यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से बताने का कार्य करते थे, ताकि ये बताने के चाहते थे ये लोगों को बिना लड़े बिना हिंसा के भी हम आसानी से जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका मकसद था, कभी कभी पूछ लेता है। अगर आप देखोगे लाला लाजपत राय ने 1916 में भारतीय अमेरिका यंग इंडिया नाम से एक पत्रिका की स्थापना की थी। यह एक महत्वपूर्ण मानी जाती है पत्रिका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किस लिए की थी? अमेरिका की स्थापना के टाइम की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बारदोली सत्याग्रह से 1928 से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये जो सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें जो सरदार वल्लभ भाई थे उन्हें एक उपाधि मिली थी और वह वहाँ की महिलाओं ने दी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो क्वेश्चन था
1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। मैंने बताया था ना अभी आपको। यह आंदोलन किसानों पर चढ़ाए गए लगान के 22% के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, जो किसानों पर वो जो अंग्रेज थे उन्होंने 22% कर लगा दिया था, तो उसको कम कराने के लिए 1928 में बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने भारतीय रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था करंट का था, मतलब कुछ जो अपने वो जो किलोमीटर की जो एरिया है ना उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारतीय रेलवे ई बुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल मार्ग लंबाई कितनी है? तो उसकी जो कुल मार्ग लंबाई है वो अपने 6700 मतलब मैं बता दूँ 67,956 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर आप इम्पोर्टेंट देखोगे तो आप देखोगे हमारी जो रेलवे की नेटवर्क कौन से मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना उसमें कौन से नंबर पे आती है? तो आप देखोगे भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। चौथे स्थान पर अपना इंडिया का आता है। भारत ने पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर जिसे मुंबई से ठाणे कितने 21 किलोमीटर के लमसम चलाई थी, और ये अपने डलहौजी के टाइम चलाई थी शायद। ठीक है, ये भी कभी पूछ लेता है कि उस टाइम का जो गवर्नर जनरल कुछ भी था वो कौन था उस टाइम। ठीक है, वर्तमान में रेलवे का लक्ष्य 2030 तक क्या करना है? इसे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जित करना है। इसका मतलब मैं बताता हूँ, जो वो अभी आपने देखा कुछ जगह जो इंजन वाली ट्रेनें चलती है, ठीक है, तो जब वो उसमें कोयला या फिर कुछ भी इधर डाला जाता है तो वो जो काला काला कोयला ऊपर निकालता है ना, उससे कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो उसको कम करके और लाइट की ट्रेनों को सर्वाधिक विकास करने के लिए इस मिशन का शुरुआत की गई थी। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इंपॉर्टेंट फैक्ट में। अगर आप सुन रहे हो इस वीडियो को तो आपके लिए बेनिफिशियल मिल सकती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे भी बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हमने लिखे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने किससे क्वेश्चन पूछा? बीमा क्षेत्र में एफडीआई से क्वेश्चन पूछा गया था। और कभी कभी क्या करता है वो एफडीआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एफडीआई की जो फुल फॉर्म वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र जिसे इंश्योरेंस सेक्टर के नाम से जाना जाता है में एफडीआई की जो सीमा है उसे 74% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो उसे 74% से बढ़ाकर अपने 100% कर दी गई है। ठीक है, अब एफडीआई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको निरंतर करने के लिए किसी न किसी कमेटी तो बना रखी होगी, उस कमेटी को क्या कहते हैं? ई डाई के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी सीमा भी देख लो। एफडीआई सीमा बढ़ने से देश में विदेशी पूंजी और आधुनिक तकनीकी की आने की संभावना बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि जो अपना ग्रोथ की जो संख्या है वो बढ़ने का प्रयास करती है। क्यों? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देते हैं तो बाहर की जो अमेरिका, भूटान, मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्रियों की जो सीमा है तो वो हमारे यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो हमारी क्या होगी? इससे हमारी इकोनॉमी में परिवर्तन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो प्राचीन दक्षिण भारतीय साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था 326 ईसा पूर्व बीसी के आसपास दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो वो अपने तमिल भाषा में लिखा गया था, जिसे संगम साहित्य नाम से भी जाना जाता है कभी कभी। अन्य अगर महत्वपूर्ण फैक्ट अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे संगम काल, इसे तमिल साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि संगम काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वर्ण काल से भी जाना जाता है। मुख्य महाकाव्य कौन कौन से थे उस टाइम, ये भी पूछ लेता है। तो आप देखोगे शिल्प पादिक्राम हो गया जिसे इलागो अडिगल द्वारा लिखा गया था, और एक मणिमेकाले भी है। ठीक है, तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जिसे क्लासिकल लैंग्वेज 2004 में इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। कभी कभी पूछ लेता है तमिल है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस सन में मिला था? तो अपने 2004 में मिला था। ठीक है, ये जो मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको इसी में याद हो जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था न्यायपालिका और एआई से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा जनवरी 2026 में कौन सा उच्च न्यायालय भारी भरकम केस रिकॉर्ड के विश्लेषण के लिए एआई प्रणाली सुप्रीम कोर्ट्स का उपयोग करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? जो अपनी एआई टूल है उसका उपयोग करने वाला फर्स्ट न्यायालय कौन सा बन गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट में। तो इसका आंसर था मद्रास उच्च न्यायालय था। ठीक है, कभी कभी रेट जो जारी होती है वो 226 के अनुसार उच्च न्यायालय से जारी होती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है,
और जो अब उच्च न्यायालय का नाम आ गया तो मैं एक बता देता हूँ, हाई कोर्ट अपने पास टोटल 25 है, जिसमें सिक्किम और गोवा में अभी तक कोई भी हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुवाद के लिए सुवास नामक एआई टूल विकसित किया है, जो अपने वो कन्वर्ट नहीं कहते, जैसे कोई बोल रहा है कि इस लैंग्वेज में कुछ बोलता है तो उसे कन्वर्ट करने के लिए सुवास नामक एआई टूल विकसित किया गया है। न्यायालयों में एआई का उपयोग केवल सहायता के लिए ही नहीं, अंतिम कानून में निर्णय और न्यायाधीश के लिए भी किया जाता है। जब न्यायाधीश जो होता है उसको निर्णय लेने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस एआई टूल का भी उपयोग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने संविधान संशोधन में 86वें संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जो क्वेश्चन था वो फैक्ट में था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें पूछा था कौन सा नहीं है। तो इसमें जो मैं बताता हूँ, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रावधान नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, इससे क्वेश्चन था। तो 86 से कौन सा जोड़ा गया था मैं बता देता हूँ। जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 साल के जो बच्चों के लिए अधिकार है उसको इसके माध्यम से जोड़ा गया था, ठीक है। जो इसमें जो वो अगला क्वेश्चन था वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, ठीक है। जिसे इसे लीगल इसे ना वो क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर लीगल अधिकार की सूची में आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर डाला था, ठीक है। अगर अनुच्छेद 21 में ए में क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 25 से 45 है उसमें देख रखा है बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए डीपीएस में बता रखा होता है। डीपीएस की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 51 एक के में भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है, माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कभी कभी पूछ लेता है, ये 3 ऑप्शन दे रखे थे लमसम और ये अलग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। कभी कभी पूछ लेता है ये तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर गोदीवाड़ा पाया जाता है, ठीक है। तो वो अपने लोकतल गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट हम देखेंगे तो आप देखोगे लोथल, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये अपने भोगा नदी के स्थित है। हड़प्पा, इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। और जो धोलावीरा है ये संचय वाटर मैनेजमेंट के नाम से फेमस रहता है। और धोलावीरा ये भी अपने गुजरात का है, ठीक है। ये संगीत से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन था पंडित छन्नूलाल मिश्रा का संबंध किस घराने से है। इसका जो आंसर था वो था बनारस घराना। और जो हम छन्नूलाल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे ठुमरी भजन के लिए विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध गायक कौन है, तो उसमें छन्नूलाल मिश्रा का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था। आप जानते हो रेलवे में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन था वर्ष 2025 में 50 टेस्ट मैच खेलने की उपाधि हासिल करने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन है। इसमें बल्लेबाज था, उल्लेबाज लिखने आ गया गलती से, ठीक है। तो इसका आंसर था जसप्रीत बुमराह। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जसप्रीत बुमराह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं, ठीक है। उन्होंने यह कारनामा 10 अक्टूबर 2025 को वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया था। वे टेस्ट डे, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में 50+ मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि तीनों मैचों में 50+ मैच खेलने वाला कौन है गेंदबाज, तो उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो टेस्ट मैच में जो उपलब्धि हासिल की है वो कब की थी, तो 10 अक्टूबर 2025 को की थी। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे INSC कहते हैं, इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। इसमें कब पूछा गया था लेकिन कब और कहाँ दोनों बता दिए। तो इसका आंसर था 1885 मुंबई में, जिसे अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, दिल्ली में, ठीक है।
इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसमें जो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये दूसरा क्वेश्चन है। और कभी कभी पूछ लेता है किस स्थान पे हुआ था, तो दिल्ली के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कोल विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये अपने छोटा नागपुर पठार झारखंड में हुआ था। और इसके इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे यह विद्रोह 1831 से 1832 के दौरान वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धू भगवत ने किया था और मदारा महतो और जाओ भगवत ने किया था। यह विद्रोह भूमि संबंधित शोषण के विरुद्ध किया गया था। कभी कभी पूछ लेता है जो कोल विद्रोह है वह किससे रिलेटेड है, तो वो अपने भूमि संबंधित विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय राजनीतिक और नियुक्तियों से जो अपॉइंटमेंट होती है ना, किसके द्वारा कौन अपॉइंटमेंट होता है, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था भारत में वित्त आयोग जिसे फाइनेंस कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अपने राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों जैसे टैक्सेस का वितरण और सिफारिश करना होता है। दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो भी लिख दो इसमें। कभी कभी पूछ लेता है सीपी राधाकृष्ण भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने? तो ये अपने 15वें नंबर के बने हुए। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन है तो ये पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लो आप। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया था। राष्ट्रपति बनने से पहले वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो अभी तो उपराष्ट्रपति, लेकिन उनके पास पहला कौन सा कार्यभार था? तो उनके पास महाराष्ट्र का राज्यपाल का कार्यभार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो आर्ट एंड कल्चर से और इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा पश्चिम बंगाल के बाउल गायकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक संगीत कौन सा है? तो उसका आंसर है बाउल गान। बाहुल से बाउल गान याद रख सकते हो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे बाउल संगीत को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमृत विरासत की उत्कृष्ट कृतियों की सूची में भी शामिल किया गया है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख लो आप। जो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के औद्योगिक सुधार जिसे एलपीजी कहते हैं, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का घटक नहीं है? तो ये विमुद्रीकरण नहीं है। इसके जो तीनों घटक है वो तीनों बता रखे हैं। एलपीजी, एल का मतलब होता है लिबराइजेशन, इसका मतलब उदारीकरण, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब होता है कि वो मतलब प्राइवेटाइजेशन में इसका मतलब होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उनको प्राइवेट में लेना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण हो गया। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी आप देख लो, इसमें ये बता रखा है वैश्वीकरण, विमुद्रीकरण, उदारीकरण हो गया, निजीकरण होता है इसका मतलब। ठीक है, 1991 के सुधारों में एलपीजी मॉडल तैयार किया गया था। एल का मतलब लिबराइजेशन, इसका मतलब होता है उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब होता है निजीकरण, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब होता है वैश्वीकरण, और विमुद्रीकरण इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भूगोल में। इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप मैच आपके हिसाब से कर लेना। ठीक है, पर्वतों को उनकी चोटी और मीटर के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो कंचनजंगा है अपने 85.86, और नंगा माउंटेन है अपने 8,126, और अनाईमुड़ु है अपने 2695 मीटर। इसके जो आंसर है वो दे रखे हैं। ठीक है, मैंने तो जमा दिए, पहला का दूसरा आएगा कंचनजंगा का ये। ठीक है, दूसरे में तीसरा, दूसरे में तीसरा ये हो गया, और तीसरे का पहला, इस प्रकार जमेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी देख लो आप। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी विवादित क्षेत्र को छोड़कर मानी जाती है। इसका मतलब होता है देख अनाईमुड़ी तो है लेकिन ये विवादित क्षेत्र में आती है। इसमें क्या कहता है कि जो लद्दाख कहता है वो हमारा, पाकिस्तान कहता है हमारा, तो उस विवादित क्षेत्र में आती है, लेकिन कंचनजंगा नहीं आती है। ठीक है, ये सिक्किम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था अपने रासायनिक विज्ञान में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों मानी जाती है? वो अपने द्विबंध की उपस्थिति के कारण मानी जाती है, बहुबंध की उपस्थिति के कारण मानी जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप देखोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन और एल्काइन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणु में जुड़ जाते हैं, इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने एनवायरनमेंट में जैव निम्नीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा
सरल घटकों में विघटित या अपघटित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया कवक के कारण होता है। अब सूक्ष्म जीव जैसे हो गया, मैं बताता हूँ, उन्हें तो केचुआ जो छोटे 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 टुकड़ों में काट देता है, ठीक है। ये सूक्ष्म जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। प्लास्टिक जैसे पदार्थ अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव उन्हें विघटित नहीं कर पाते। तभी तो देखा होगा जो प्लास्टिक है उसका यूज हमें कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसका जो वापस जो रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, मतलब उसे वापस से खत्म करके नहीं किया जा सकता। अगर हम उसे जला के खत्म करने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो कार्बन की मात्रा निकलती है, जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो चिकित्सा तकनीक में रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था रक्तचाप मापने के लिए ऑस्टियोमेट्रिक पद्धति का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। तो इसका जो आंसर था, क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती। स्टेथोस्कोप का मतलब होता है ये भी ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती है जब ऑस्टियोमेट्रिक का उपयोग किया जाता है। और यह स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक कार्य कर लेती है, ऑस्टियोमेट्रिक, ठीक है। डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीनें इसी तकनीक का उपयोग करती है, जो धमनियों की दीवारों में होने वाले कंपन को भी मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने वनस्पति विज्ञान में उत्तक से, इसे टिश्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन था पौधों में जल और खनिजों की ऊपरी ओर संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है। तो अपने जाइलम की सहायता से होता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे जाइलम, जाइलम क्या कार्य करता है, जड़ों से पानी पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि जो फ्लोएम होता है ये भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन चीनी को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो फिजिक्स में वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन था यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार द्वारा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है, तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य शून्य होगा। अभी मैं बता देता हूँ। जैसे आपने दो मजदूर लगाए, भाई इस दीवार को मुझे उस तरफ धकेलना है, तो आपने कहा कि भाई अगर इस दीवार को आप धकेल देते हो तो मैं आपको 300 दूंगा, दोनों को मतलब 600 रुपये दूंगा। लेकिन जब वो पूरा जोड़ लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, लेकिन उस दीवार को हिला ही नहीं सकते, तो मुझे बताओ वो शाम को उनको पैसे देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य जीरा है नहीं है। तो इसका जो सूत्र होता है वर्क का वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो उन्होंने 1000 का लगा दिया होगा, मुझे नहीं पता कितना भी लगाया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होना। अगर जीरो को किसी से भी जीरो को गुणा करेंगे तो क्या होगा? जीरो। इसी कारण किया गया कार्य जीरो होता है। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, चाहे लगाया गया बल कितना भी अधिक मात्रा में क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने भूगोल में उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था उत्तराखंड के कौन से दो जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें एक तो उत्तरकाशी हो गया, एक देहरादून हो गया, ठीक है। इसके अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर हम देखेंगे तो आप देखोगे उत्तरकाशी देहरादून जिले हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड उत्तर में तिब्बत, चीन और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, उसको भी साझा करते हैं, ठीक है। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कैल्शियम क्लोराइड से क्वेश्चन था का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो 111 ग्राम अपन मोल होता है। कैसे होता है? जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, जबकि क्लोरीन का होता है 35। तो जब इनकी गणना करते हैं तो अब Cl2 है, सी ए मैं बताता हूँ, ये है Cl2। कैल्शियम का तो हो गया 40, तो 40 जोड़ लो प्लस। अब जो होता है ना क्लोरीन का होता है 35.5। अब 35.5 इंटू 2 करो तो ये होता है 71, ये होता है ये, इनको जोड़ेंगे तो हम आएगा अपने 111, ठीक है। इनका उपयोग बर्फ पिघालने और धूल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका द्वारा किया गया कार्य क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जिसे इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इसके देख, ये तो हो गया 338। अब 338 ए और 338 बी ये दो संविधान संशोधन द्वारा और जोड़े गए थे। अब इनसे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 338 ए है वो किससे है और 338 बी है वो किससे संबंधित है। तो आप देखोगे अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था श्री एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त करने को मंजूरी किसने दी। तो ये अपने भारतीय रिजर्व बैंक ने दी। इसके अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पदों की नियुक्तियों के लिए RBI को मंजूरी
देना अनिवार्य होता है। जम्मू कश्मीर बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसमें जम्मू क्षेत्र की सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी थे। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आप देख लो। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये एओ होम द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अपने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज दिल्ली में हुई थी। अब इसके जो पहले अध्यक्ष मुस्लिम कौन थे? ये भी कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, कभी कभी इनकी डेट भी पूछ लेता है तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था बानू मुश्ताक को उनकी किस श्रेणी की साहित्यिक कृति हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो उसका आंसर था लघु कथा संग्रह के लिए किया गया था। बानू मुश्ताक एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका है। कभी कभी ये पूछ लेता है जो बुन्नू मुश्ताक है वो किसकी लेखिका है? तो वो अपने कन्नड़ लैंग्वेज की लेखिका है। ठीक है, हार्ट लैम्प को उनको कन्नड़ कहानी का संग्रह है जिसे हसे कन्यरा ने मंदली मली का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये तो कन्नड़ में करती है, लेकिन इनके जो कुछ जो पर्सन होते हैं वो उनको अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया था? ऐसे कन्नेरो द्वारा कन्वर्ट किया गया था, जिसका इंग्लिश में नाम था मनद अली माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियम और नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिवेशन कौन सा था? तो उसका जो पहला अधिवेशन था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था। और अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम से उपमानित किया गया था। वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है? तो सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है अपने पास 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी में उनको पावर दी गई है। केवल एकमात्र चंडीगढ़ ऐसा यूटी है जहां पर राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली जैसे दमन दीव हो गया पांडुचेरी की शांता प्रगति को नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। केवल एकमात्र चंडीगढ़ के लिए नहीं दी गई है। चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने का अधिकार सीधे संसद के पास है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं पहले हम क्वेश्चन बताते हैं कि कहाँ से पूछा गया है, फिर उसका क्वेश्चन के बाद उसका आंसर, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएं जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आप सभी के लिए हेल्पफुल बन सकता है। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें हम 100% एनालिसिस करते रहते हैं और जब एनालिसिस नहीं रहेगा तो हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज भी लाते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।